हेलो बच्चों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने सॉल्व कर लिया है। पूरी एक्सरसाइज में कुल 12 क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग 6 कर चुके हैं। बाकी के क्वेश्चंस आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगी, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। किनारे में आई टैब पर वीडियो मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं। तो पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। कह रहा है कि लेट एफ जी फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड रेस्पेक्टिवली बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3, फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ बाई जी, है ना। अब अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें हम लोगों ने एडिशन के बारे में बात किया था, सब्ट्रैक्शन के बारे में बात किया था, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात किया था, कोशिएंट यानी कि डिवीजन के बारे में बात किया था। तो उसी पर ये क्वेश्चन आ चुका है। जब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था 2.3 का, एक्सरसाइज 2.3 का तीसरा पार्ट जब मैंने किया था तो उसमें मैंने इसके बारे में बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए। हालांकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं जैसे हम लोग जोड़ते हैं घटाते हैं, वैसे ही आपको काम करना है, ठीक है। देखो ये लिखा है एफ कामा जी, है ना, एफ कामा जी फ्रॉम आर टू आर। इसका मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपका जो एफ फंक्शन है वो एफ फ्रॉम आर टू आर है एंड जो आपका जी फंक्शन है वो भी आर टू आर है, ठीक है ना। यही इसका मतलब है। तो इस पूरी चीज़ को उसने एक साथ लिख दिया, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई इसका सलूशन कर लेते हैं। वेरी सिंपल। हमें क्या निकालना है? हमें एफ प्लस जी निकालना है। तो मैंने बताया था एफ प्लस जी आप निकालोगे, ये फंक्शन है तो फंक्शन में आप डोमेन के एलिमेंट डालोगे। डोमेन का कौन एलिमेंट आएगा? एक्स आता है, क्योंकि डोमेन के एलिमेंट को हम एक्स बोलते हैं। हमने एक्स को डाल दिया तो ये क्या देगा हमें? ये एक्स इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा एफ एक्स, और यही एक्स इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा जी एक्स, ठीक है ना। बस एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, जी एक्स की वैल्यू गिवन है, डाल दो वैल्यू। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 1, जी एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 3। तो ऐड कर देते हैं, 2x प्लस एक्स यानी कि 3x हो गया, और ये माइनस 3 है, ये प्लस 1 है, तो यहाँ पर आपको -2 मिल जाएगा। तो ये हमें मिल गया f प्लस जी की वैल्यू 3x माइनस 2। बहुत ही सिंपल है। f माइनस जी की बात करें तो सेम प्रोसेस है, हम डोमेन के एलिमेंट को डालेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। अगेन एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स की वैल्यू 2x माइनस 3। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो x प्लस 1 माइनस 2x, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ये हो गया 2x माइनस 2x, तो ये माइनस x हो जाएगा। 3 प्लस 1 यानी कि 4 हो जाएगा। ये हो गया आपका f माइनस जी। अगेन अगर हम बात करें f बाई जी की, तो f बाई जी आपका फंक्शन f और g है, इसमें हम x की वैल्यू डाल देते हैं, यानी डोमेन का एलिमेंट डालेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू गिवन है x प्लस 1, जी एक्स की वैल्यू गिवन है 2x माइनस 3। एक चीज़ मैंने आपको और बताया था कि जो नीचे वैल्यू होती है जी एक्स, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। मतलब ये है कि जो ये आपका 2x माइनस 3 है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो क्या होगा? अगर हम 3 को उधर लेकर जाएं तो 2x की वैल्यू कभी भी 3 नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू कभी भी 3/2 नहीं होनी चाहिए। मतलब हम किनारे यहाँ लिख देंगे x इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो ये हो जाएगा आपका f बाई जी, है ना। कुछ नहीं करना था, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आपको एक फंक्शन दिया है, लेट एफ इक्वल टू, एक फंक्शन दिया गया है बी ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, इंटीजर टू इंटीजर, है ना। यानी कि आपका जो फंक्शन एफ है वो कहाँ से कहाँ तक है? इंटीजर टू इंटीजर, है ना, इंटीजर टू इंटीजर, ठीक है ना। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये आपको दिया गया है कि फंक्शन आपका इस तरह से डिफाइन है। फॉर सम इंटीजर्स ए बी, ए एंड बी जो है वो इंटीजर्स हैं, है ना। डिटरमाइंड ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये जो आपका फंक्शन है एफ दिया गया है, जो कि 1 1 2 3 0 -1
-1 3 ये दिया गया है जो, ये फर्स्ट एलिमेंट जो होता है x होता है एंड सेकंड एलिमेंट जो होता है ये y होता है, जिसे हम लोग fx भी कहते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट x है, दूसरा एलिमेंट आपका fx है ना। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है प्री इमेज होता है और सेकंड एलिमेंट जो होता है वो इमेज होता है, यानी फर्स्ट एलिमेंट की इमेज सेकंड एलिमेंट होती है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट x की वैल्यूज हैं एंड सेकंड एलिमेंट जो है वो fx की वैल्यूज हैं। तो एक काम करते हैं, हमें fx इक्वल टू ax प्लस b दिया गया है, तो हम एक काम करेंगे, हम x की वैल्यू इसमें डालेंगे। जब हम x की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर पेयर की बात करते हैं, यहां से अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तो हमें fx कितना मिलेगा, हमें fx कितना मिलेगा, x इक्वल टू 1 पर fx कितना है, 1 है। बात समझो भाई, जब हमने x की वैल्यू 1 लिया तो fx हमें कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इन दोनों वैल्यूज को इसमें डाल दो तो fx की वैल्यू 1 हो गई, x की वैल्यू 1 है तो a का 1 में मल्टीप्लाई करोगे a ही आएगा प्लस b, यानी यहां से आपको एक इक्वेशन मिल गया, a प्लस b में 1 आ गया, ठीक है ना, फर्स्ट हो गया। फॉर, अब देखना, अगर x की वैल्यू मैं 2 लेता हूं तो fx मुझे क्या मिलेगा, 2 के लिए कितना है, 3 है भाई, फर्स्ट एलिमेंट x है, सेकंड एलिमेंट आपका fx है। अब इसके लिए x की वैल्यू इसमें 2 डालोगे तो 2a हो जाएगा प्लस b, fx कितना है, 3 है तो यहां 3 हो गया, ये आपको सेकंड इक्वेशन मिल गया ए बी में। अगेन फॉर x इक्वल टू 0, अब की बार x इक्वल टू 0 लिया तो fx क्या होगा, fx आपका -1 हो जाएगा, 0 के लिए -1 है। तो चलो x की वैल्यू 0, जैसे यहां 0 डालोगे इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये पूरा खत्म, केवल बचेगा आपके पास b, और fx की वैल्यू कितनी है, -1। तो चलो भाई एक आंसर तो आपको मिल गया, b की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, ये तो मिल गया हमें, बिना कुछ किए हमने वैल्यू रखा, हमको मिल गया। अगेन फॉर x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 के लिए fx आपका कितना है, fx आपका -3 है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जब x की वैल्यू -1 डालेंगे तो यहां पर -1 डालोगे तो -a हो जाएगा प्लस b इक्वल टू कितना, यहां होगा -3, ये आपका इक्वेशन 3 मिल गया। अब 1 2 3 को हमें सॉल्व करना और हमें a की वैल्यू निकालनी है, b तो हमें मिल गया -1, b की वैल्यू मिल चुकी है, a निकालना है। तो आप किसी भी इक्वेशन में b इक्वल टू -1 रख दोगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें रखता हूं, फ्रॉम फर्स्ट a प्लस b की वैल्यू -1 डाल दिया इक्वल टू 1, है ना, ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 2। लो भाई a की वैल्यू 2 मिल चुकी है, b की वैल्यू -1, आंसर आ चुका है। आप चाहते तो b की वैल्यू इसमें डाल देते, b की वैल्यू -1 इसमें डालोगे तो -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 2 से डिवाइड करोगे तो a की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ऐसे यहां भी चाहो तीसरे वाले इक्वेशन में, यहां भी अगर आप -1 रखोगे यहां से भी आपको a की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो किसी भी इक्वेशन में b इक्वल टू -1 डालोगे तो a की वैल्यू 2 ही मिलेगी। तो हमें a की वैल्यू 2 मिल चुकी है एंड b की वैल्यू -1 मिल चुकी है, मतलब इसमें a 2 होगा और b -1 होगा, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, वेरी सिंपल है ना, कुछ नहीं करना था, बस पैटर्न आपको समझना था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेने को इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो आप देख रहे हैं, रोक करके आप नोट करेंगे, इससे बेहतर है स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बाद में आप अपनी नोटबुक में इसे लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाई r इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू n एंड a इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। मतलब ये है कि आपको एक रिलेशन दिया गया है r, जो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है। रिलेशन कैसा है, इसमें जो ऑर्डर पेयर होंगे वो ए बी के जैसे होंगे और a और b क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन ये जो ए बी है ये रिलेशन में तभी होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, मतलब a इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सेकंड का स्क्वायर होना चाहिए, तभी रिलेशन में होगा। अगर ऐसा नहीं है तो रिलेशन में नहीं होगा। अब इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि आर द फॉलोइंग ट्रू, आपसे पूछ रहा है कि क्या ये ट्रू है। तो आओ एक एक को चेक करते हैं, ठीक है। देखो कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू आर, क्या ए रिलेशन में होंगे, कब,
जब ए नेचुरल नंबर है, अगर यहां पर हम कोई नेचुरल नंबर रख दें तो क्या वो रिलेशन में होंगे? दोनों एलिमेंट सेम है, देखो ए दोनों एलिमेंट सेम है, तो आपसे कह रहा क्या ये रिलेशन में होंगे? कैसे चेक करेंगे? मैंने कह दिया लेट ए इक्वल टू 2, देन अगर मैंने कहा ए इक्वल टू 2 तो 2, 2 रिलेशन में होने चाहिए। जैसे ए रिलेशन में है वैसे 2, 2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए तो नेचुरल नंबर है ना, तो ए की जगह पर आप कोई नंबर ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने 2 ले लिया, आप कुछ और ले लो। 2, 2 रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन ये रिलेशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कह देंगे बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर। ए बी का मतलब है, समझो बात को, अगर कह रहा है कि ए बी रिलेशन में है तो इसका मतलब ये कि ए जो होगा वो बी स्क्वायर होगा, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का स्क्वायर होगा। तो अगर मैं कह दूं कि ए रिलेशन में है तो इसका मतलब यह है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड का क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। और ऐसा हो ही नहीं सकता यार, कोई भी एलिमेंट खुद का स्क्वायर हो ही नहीं सकता। कोई एलिमेंट खुद के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा? कभी नहीं होगा। हाँ, आप ये कह दो कि अगर मैं ए इक्वल टू 1 ले लूँ तो ठीक है, ए इक्वल टू 1 ले लो, 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर हो जाएगा, पॉसिबल है। लेकिन 1 के अलावा कोई और नंबर हो ही नहीं सकता मेरे भाई। देखो, ट्रू करना है, ट्रू चेक करना है, तो सही चेक करने के लिए सबको चेक करना पड़ेगा। किसी एक के सही होने से सब कुछ सही नहीं हो जाएगा, सबको चेक करना पड़ेगा। लेकिन गलत बताने के लिए एक ही पॉइंट काफी होता है। तो सही बताने के लिए पूरे नेचुरल नंबर पे सबको चेक करना पड़ेगा। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 कितना चेक करोगे? गलत पे चेक कर लो। जब आप ए की वैल्यू 2 लोगे तो ये हो जाएगा 2, 2। और ये कहता क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, फर्स्ट एलिमेंट वो दूसरे का स्क्वायर होना चाहिए, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 2 का स्क्वायर कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि ये जो कह रहा है कि ए रिलेशन में है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 पर ये कंडीशन जो दिया गया था वो वेरीफाई नहीं हो रहा है ना। 2 is not equal to 2 square, therefore a does not belongs to R for all a belongs to natural number। मतलब किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ए रिलेशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब आप ये मत सोचना कि 1 पर ये सेटिस्फाई करेगा। अरे यार, एक एलिमेंट पर सेटिस्फाई करने से मामला नहीं सही होगा, सभी पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो रिलेशन दिया गया था विच इज नॉट ट्रू, है ना। ये जो दिया गया था ये ट्रू नहीं है ना, ये ट्रू नहीं है। चलो भाई, ये फर्स्ट था आपका, समझ गए। सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले को क्या बोल रहा है? कह रहा है ए बी रिलेशन में है, तो कह रहा है कि क्या बी ए भी रिलेशन में होगा, या फिर पूछ रहा है ए बी रिलेशन में है तो एम्प्लाइज दैट बी ए भी रिलेशन में है। ऐसा करना है, मतलब अगर 1 2 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। देखो ना, ए बी है तो बी ए, उसका उल्टा 2 4 है तो 4 2 भी होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? देख लो। लेट ए इक्वल टू मैंने 4 ले लिया एंड बी इक्वल टू मैंने 2 ले लिया, देन देख लो भाई 4 2 बिलोंग्स टू आर। क्या 4 2 रिलेशन में होगा? कब होगा? जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देख लो ना यार, 4 2 रिलेशन में है। क्यों है? बिकॉज 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर। देखो ना, 4 2 आपका रिलेशन में होगा, मतलब ए बी तो रिलेशन में है। ए बी, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 2, ए बी तो रिलेशन में है। क्यों है? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड का स्क्वायर है। अगर आप सेकंड का स्क्वायर करोगे तो फर्स्ट मिल जाएगा। तो 4 2 तो है, इसका मतलब ए बी तो है, बट 2 4 की अगर मैं बात करूं, 2 4 की बात करूं तो ये रिलेशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 कभी भी 4 का स्क्वायर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। 4 2 तो हो जाएगा, ए बी तो हो जाएगा, ये आपका ए ही तो है, तो ए बी तो पॉसिबल है, लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं है, है ना। तो हम कह देंगे
हम कह देंगे देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर बट डज नॉट बिलोंग्स टू आर विच इज नॉट ट्रू। तो आपका जो दूसरा वाला है ना, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। ए बी तो रिलेशन में मिल रहा है लेकिन बी ए रिलेशन में नहीं होगा। रिलेशन में क्यों नहीं है? क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना। अगर 4 2 है तो 2 4 भी होना चाहिए। तो 2 4 कब होगा? जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है, हो गया काम खत्म। चलो भाई थर्ड वाले को भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि ए बी रिलेशन में है, बी सी भी है, तो ए सी होना चाहिए, ऐसा कह रहा है। देखते हैं। आप कह दो लेट ए इक्वल टू 16, बी इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 2। मैंने ऐसा ले लिया। तो ए बी क्या होगा भाई? ए बी क्या हो जाएगा? ए बी आपका हो जाएगा और 16 4। तो क्या 16 4 रिलेशन में है? देख लो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का स्क्वायर है, तो ए बी तो रिलेशन में है ना। अच्छा बीसी की बात करें, बीसी का मतलब क्या? बीसी का मतलब 4 2 रिलेशन में है, बिल्कुल है, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो ए बी भी रिलेशन में है, बीसी भी रिलेशन में है, बट अगर आप ए सी की बात करेंगे तो ए सी क्या होना चाहिए? 16 2। 16 जो है वो कभी भी 2 का स्क्वायर नहीं हो सकता। ए बी तो रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है, बट ए सी रिलेशन में नहीं है। इसीलिए ये जो आपका तीसरा पार्ट दिया गया था ये भी ट्रू नहीं है। हम बोल देंगे सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर विच इज नॉट ट्रू। तो ए भी आपका ट्रू नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ए बी तो है, बी सी तो है, लेकिन ए सी नहीं है। ए सी क्यों नहीं है? क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप कोई भी नंबर लेकर आप चेक कर सकते हो, ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, लेकिन ए सी नहीं होगा, है ना। कोई भी नेचुरल नंबर लेके देख लो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन था, है ना, अच्छा क्वेश्चन था। और ये जो बेसिकली लिखे गए हैं ना, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा गया है, ये ऐसे हवा में नहीं लिखा गया है। जब आप क्लास 12th में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर रिलेशन के जो हम लोग टाइप्स की बात करते हैं उसमें 3 तरह की बात करते हैं। रिलेशन आपका 3 तरह का हो सकता है, हालांकि एक आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है, एक इम्पटी रिलेशन भी होता है, लेकिन बेसिकली हम 3 रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव है। हालांकि ये क्लास 12th में आप जानोगे। अभी बेसिकली आपको इतना बताना था कि कौन सही है कौन गलत है, तो हमने चेक कर लिया कौन सही है कौन गलत। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस एंड एफ इक्वल टू दिस आर द फॉलोइंग ट्रू। आपको चेक करना है कि क्या ये सही है। जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। आओ चेक करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में हमको चेक करना था कि ट्रू है या नहीं है, वैसे इसमें भी करना है, ठीक है ना। एक सेट ए दिया है, एक सेट बी दिया है, तो हम पहला एक काम करते हैं, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। निकालें, चलो। 1 का सबके साथ मल्टीप्लाई करना, तो 1 1 1 5 1 9 1 11 1 15 1 16, ऐसे ही 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 2 16, ऐसे ही 3 को करेंगे 3 1 3 5 3 9 3 11 3 15 3 16, ऐसे ही 4 को करेंगे 4 1 4 5 4 9 4 11 4 15 4 16, ठीक है ना।
हालांकि ये ज़रूरी नहीं था उतना, लेकिन हमने कर लिया तो हमारे लिए आसानी होगी, है ना। अब आपको एफ दिया गया है, एफ 1529 3145 211 ये दिया गया है। अब देखो दो पार्ट दिए गए हैं, इनको चेक करना है। तो पहला कह रहा है कि एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या एफ जो है वो रिलेशन है ए टू बी में? तो रिलेशन के लिए क्या करना होता है, जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है ना। यानी कि आपका जो एफ फ्रॉम ए टू बी है, ए टू बी है, ये रिलेशन तब होगा जब एफ के अंदर लिखे गए ऑर्डर पेयर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट से हो, है ना। तो देखो चेक कर लेते हैं। पहला 15 क्या ए क्रॉस बी में है? बिल्कुल है। 29 यहां पर देखो, 31 यहां पर है, 45 यहां पर है, 211 यहां पर है। तो जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो सारे के सारे ए क्रॉस बी से है। इसका मतलब ये है कि आपका जो एफ है वो क्या है? रिलेशन है ना। एफ सबसेट ए क्रॉस बी, देयरफॉर एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यानी कि ये जो लिखा गया है एफ, ये बिल्कुल रिलेशन है, ये ट्रू है ना। ये क्या है? ये ट्रू है। कैसे ट्रू है? कि जो एफ है वो क्या है? सबसेट है ए क्रॉस बी का। और हम लोग यही तो जानते हैं कि रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो एफ जो है वो ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ जो है क्या है? रिलेशन है। अब आपको चेक करना है कि ये क्या ये फंक्शन है। तो चलो देखते हैं फंक्शन में क्या करना होता है। फंक्शन में हम लोग ये जानते हैं कि जो फंक्शन होगा उसका पहली बात तो उसका डोमेन जो है वो फर्स्ट सेट होना चाहिए। अगर आप एफ फ्रॉम ए टू बी कह रहे हैं तो इसका डोमेन जो होगा वो क्या होगा? सेट ए होगा। पहली बात हमने कहा था ना, दो डेफिनेशन मैंने फंक्शन का बताया था। पहला बताया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन बी, है ना। सारे एलिमेंट की केवल एक ही इमेज बी में होनी चाहिए। सेकेंड डेफिनेशन मैंने बताया था कि अगर कोई लिखा गया है फंक्शन तो उसका डोमेन तो आपका फर्स्ट सेट होगा एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। दो ऑर्डर पेयर ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। तो आओ देखते हैं। 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 9 है, 3 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 11 है। देखो ना, 2 की इमेज 9 है और 2 की इमेज 11 है। एक ही एलिमेंट की दो इमेज मिल रही हैं, यानी दो ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है। तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है? हर एक एलिमेंट की केवल एक इमेज होनी चाहिए। यहां पर तो दो इमेज मिल रही है ना। तो हम कह देंगे सिंस 29 एंड 211 have same first element, therefore f is not a function from a to b, है ना। दो ऑर्डर पेयर हमको ऐसे दिख रहे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसका डोमेन क्या है तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 का सेट बनाओगे तो सेट ए ही मिलेगा। तो इस फंक्शन का डोमेन तो सेट ए है, लेकिन दो ऑर्डर पेयर हमको ऐसे मिल गए जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं होगा, है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो वही कह रहा है कि एफ जो है वो जेड क्रॉस जेड का सबसेट है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये रिलेशन है ना, सबसेट है। डिफाइंड बाई एफ इक्वल टू इतना। कह रहा है कि इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। क्या एफ जो है क्या ये फंक्शन है? जस्टिफाई योर आंसर। तो आओ जस्टिफाई करते हैं।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो भाई ए बी क्या है, ए बी क्या है, इंटीजर्स है, यानी एफ जो आपका है वो जेड टू जेड है। पहली बात तो जेड टू जेड है, इसका डोमेन इंटीजर है, कोडोमेन भी इंटीजर है, ठीक है ना। हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है, रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन चेक करना है। तो देखो हम कह देते हैं लेट a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 2। हमने a को 6 कह दिया, b को 2 कह दिया, ठीक है ना। देन ए बी ए प्लस बी, एफ के अंदर जो ऑर्डर पेयर होंगे कैसे होंगे, ए बी कॉमा ए प्लस बी के जैसे होंगे। मतलब दो एलिमेंट अगर आप लेते हैं तो उनका पहले मल्टीप्लाई करेंगे और वही बाद में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अच्छा ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये जो एफ है वो जेड क्रॉस जेड से आएगा, मतलब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो ऐसा आएगा, है ना। तो वो कह रहा है कि एफ जो है वो कुछ इस तरह से है, ए बी कॉमा ए प्लस बी है। अब समझो बात को, अगर हमने ए बी लिया, एक एलिमेंट हमने ए लिया, एक एलिमेंट बी लिया, तो जो एफ के अंदर ऑर्डर पेयर आएंगे वो कैसे आएंगे, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करोगे वो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो सेकंड एलिमेंट बनेगा। ये पूरा आपका फर्स्ट एलिमेंट है, समझिएगा बात को, फर्स्ट एलिमेंट, और ये पूरा आपका सेकंड एलिमेंट है। तो हमने ए को लिया 6, बी को लिया 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये अब आपका हो जाएगा 6 इंटू 2 एंड 6 प्लस 2। ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 2 कितना होगा, 12 कॉमा 8। ये एफ में होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, एफ में होना चाहिए, तो एफ में होगा ये, ठीक है ना। एक काम करते हैं, केवल एक वैल्यू पे चेक करने से काम नहीं चलेगा, इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं। आओ थोड़ा और काम करते हैं। मैंने कहा a इक्वल टू -6 एंड b इक्वल टू -2। मैंने क्या किया, मैंने a को -6 ले लिया, b को -2 ले लिया। अब क्या होगा, अब जो आपका ab है वो क्या होगा और a प्लस बी क्या होगा। तो ab मतलब -6 इंटू -2 एंड a प्लस बी मतलब -6 प्लस -2, यही तो। ये क्या हो जाएगा जरा देखना, 6 इंटू 2, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो 12 आ गया, लेकिन यहां पर -6 एंड -2 यानी ये हो गया -8, ये भी एफ में है। क्या ऐसा पॉसिबल है, दो ऑर्डर पेयर देखो 12, 8 एंड 12, -8, ये दो ऑर्डर पेयर एफ में है। क्या एफ आपका फंक्शन होगा, रिलेशन तो है ये, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या ये फंक्शन होगा, तो आप चेक कर लो। दो एलिमेंट ऐसे हैं, दो ऑर्डर पेयर ऐसे आए हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इसमें भी 12, इसमें भी 12। मैंने कहा था कि एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, यहां पर तो एक ही एलिमेंट की 12 की इमेज 8 है एंड 12 की इमेज -8 है। ऐसा कैसे चलेगा, हम बोल देंगे सिंस 12, 8 एंड 12, -8 हैव द सेम first element, therefore f is not a function from z to z। f जो है वो आपका फंक्शन नहीं होगा z to z। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से बता दूं, ये एक फंक्शन दिया गया था, इसके अंदर ऑर्डर पेयर कुछ ऐसे होंगे, a एंड b क्या है, इंटीजर है, ठीक है ना। आपको चेक करना है कि ये जो f है क्या ये फंक्शन है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक बार a को 6 लिया, b को 2 लिया। कोई भी इंटीजर आप ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी। तो हमने एक बार a को 6 लिया, b को 2 लिया। आप a की जगह पर 8 ले लो, b की जगह पर 2 ले लो या 4 ले लो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लो, है ना। हमने कर लिया, तो हमें जब a 6 एंड b 2 लिया तो हमें ऑर्डर पेयर जो मिलेगा वो इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो हमने a b रख दिया एंड a प्लस बी रख दिया, तो हमें 12, 8 मिल गया, वो एफ में होना चाहिए, ठीक है, होगा। अगेन हमने a को -6 कर दिया, b को -2 कर दिया। आप अगेन a को -8, b को -4 कर दोगे। जो वैल्यू यहां पर पॉजिटिव लेना वही यहां पर नेगेटिव लेना। क्यों, बार बार कहता हूं कि सही के लिए सबको चेक करना पड़ेगा, गलत के लिए एक ही काफी है। तो हम इसको
पहले ये ट्राई करेंगे कि हम इसको किसी तरीके से गलत प्रूव कर दें। और गलत प्रूव करना, आज किसी भी चीज़ को, किसी को भी गलत प्रूव करना, गलत दिखाना, गलत साबित करना बहुत ही आसान होता है। तो हमने ए को -6 बी को -2 कर दिया, फिर से अगेन इसी में लाके ए एंड बी की वैल्यू को रखा तो हमको 12 -8 मिला। अब दो ऑर्डर पेयर हमको एफ के अंदर ऐसे मिल रहे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो वो फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही आपको करना था। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है लेट ए इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13 एंड लेट एफ फ्रॉम ए टू एन बी डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। ठीक है, ये करना है। तो देखो, एक फंक्शन आपको दिया गया है, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू एन, सेट ए से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, ठीक है ना। आपको इसका रेंज बताना है। तो रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब डोमेन की बात आती है तो हम लोग एक्स की वैल्यूज इकट्ठा करते हैं जिन पे फंक्शन डिफाइन हो, वही आपका डोमेन होता है। रेंज में क्या होता है, रेंज में हम लोग एफ एक्स की वैल्यूज को इकट्ठा करते हैं। जिन एक्स के लिए फंक्शन डिफाइन होता है उन्हीं के लिए एफ एक्स हमें चाहिए। अगर आप रेंज निकालना चाह रहे हैं तो एफ एक्स की वैल्यू को इकट्ठा करते हैं। तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। हालांकि आपका जो क्वेश्चन है वो एफ एन के टर्म में दिया गया। अगर मैं यहाँ पर एक्स लिख दूं तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ये एफ एक्स हो गया, यहां भी x लिख दिया, ठीक है ना। x कहां से आएगा, x आपका फर्स्ट सेट यानी कि सेट A से आएगा, यानी 9, 10, 11, 12, 13 जो है ये क्या है, ये x है। ये fx कहां होगा, जब आप x डालोगे तो fx आपको मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं ना जब हम वैल्यू डालते हैं, डोमेन के एलिमेंट को डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें रेंज मिलता है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, x है। अब इसी को अगर मैं n कह दूं तो ये सारे के सारे क्या है, n है। तो आपको इन सभी n के लिए एफ एन निकालना है। क्या निकालना है, एफ एन। एफ एन ही तो क्या होगा, एफ एन ही आपका रेंज होगा, ठीक है। देखो भाई, तो इन सब का पहले हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 9 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है, फैक्टराइजेशन कर दो, 3 से डिवाइड होगा, ये हो गया। अच्छा, 3 दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे, है ना। ये प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर ऐसे ही तो निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही करते हैं। तो 3 दो बार है तो एक ही बार लिखना है। तो 9 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। अगेन मैं बार बार इसको नहीं लिखूंगा। अब की बार 10 का निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो 10 का निकाल लो, 2, 5, यही तो होगा। तो 10 के दो प्राइम फैक्टर आएंगे, 2 और 5, ठीक है ना। अगेन प्राइम फैक्टर ऑफ 11, तो 11 तो केवल 11 से ही डिवाइड होगा। अगेन प्राइम फैक्टर ऑफ 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 12 का कर लो, 2, 6, 3, ये हो गया। तो 2 देखो दो बार है ना, तो 2 को केवल एक ही बार लिखना, बाकी आपका 3 हो। तो 12 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2 और 3 होगा। लास्ट में है आपका 13, तो 13 से ही डिवाइड होगा, तो इसका प्राइम फैक्टर 13 ही हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने ये जो 9, 10, 11, 12, 13 जो दिए गए थे ये n थे, तो n का हमने प्राइम फैक्टर कर लिया। अब हमें चाहिए क्या, हमें एफ एन चाहिए। क्या चाहिए, डिफरेंट n के लिए, डिफरेंट n के लिए हमको एफ एन चाहिए। तो एफ एन का मतलब है द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, है ना। जो ये n है 9, 10, 11, 12, 13, इनका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ले लो, वही सेट बना लो। तो देखो भाई, देयरफॉर अगर मैं n की वैल्यू 9 रखता हूं, 9 के लिए अगर मैं fn निकाल रहा हूं तो f9 हो जाएगा। f9 के लिए क्या होगा, f9 का मतलब है कि द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 का जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है, सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर जो है वो क्या होगा, तो भाई 3 ही होगा। लो भाई 3, ठीक है। 10 के लिए निकालो f10, इसका भी मतलब होगा द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो 10 के दो प्राइम फैक्टर थे, एक 2 था एक 5 था, इनमें हाईएस्ट कौन है, 5 है, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। अगेन जब आप f11 करोगे, f11
तो F11 का प्राइम फैक्टर द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11, तो 11 का केवल एक ही प्राइम फैक्टर आया था, ये हो जाएगा 11। जब आप F12 करोगे, 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12 कितना आएगा, तो 12 के दो प्राइम फैक्टर थे 2 और 3, तो जो हाईएस्ट होगा वही लेंगे, तो 3 हो जाएगा। F13, 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13, तो 13 का तो एक ही फैक्टर था 13, तो ये हो गया। बात को समझो, हमने किया क्या, हमने पहले ये जो हमको सेट ए में एलिमेंट दिए गए थे वो सभी के सभी n थे, इनका हमने प्राइम फैक्टर कर लिया। अब हमें Fn की वैल्यू निकालनी है, क्यों, क्योंकि हमको रेंज बताना है ना, रेंज बताना है। रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज के लिए हम लोग ये जो हमको n दिए गए थे इन सभी के लिए Fn की वैल्यू निकालेंगे। और Fn क्या है, Fn द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n है, यानी कि 9, 10, 11, 12, 13 का जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा उन्हीं का सेट बना दो, वही आपका Fn हो जाएगा। और Fn ही तो आपका रेंज होगा, तो ये हमने कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका सेट बनाएंगे, है ना। तो बोलेंगे देयरफॉर द रेंज ऑफ F इक्वल टू सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ Fn। जो F का रेंज होगा वो क्या होगा, Fn की जितने भी वैल्यूज हैं उनका आप सेट बना दिए, वही इसका रेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि रेंज हमारा क्या होगा, रेंज हमारा होगा Fn के जितने भी वैल्यूज आई हैं 3, 5, 11, फिर 3 आ गया तो 3 को एक बार लिख दिया, दोबारा नहीं लिखेंगे, 13, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा गिवन फंक्शन का रेंज। बात समझ में आई, कुछ नहीं था, वेरी सिंपल, Fx की वैल्यू ही रेंज होती है। यहाँ पर Fn कह रहा था, x की जगह पर n लिख दिया था, तो Fn की वैल्यू जो होंगी वो रेंज होंगी। तो n के लिए हमने Fn निकाल लिया, उन्हीं Fn का हमने एक सेट बना दिया, वही आपका रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये जो चैप्टर नंबर 2 था रिलेशंस एंड फंक्शंस वो फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।